हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 24/7। सो फाइनली जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ऐलान कर दिया है रेसिप्रोकल टैरिफ के लिए, एंड जिसको वो डिस्काउंटेड टैरिफ कह रहे हैं 26% का टैरिफ लगाने के बाद, क्योंकि उनका मानना है कि इंडिया जो है उनके एक्सपोर्ट्स पर 52% का टैरिफ लगाती है। किस बेसिस पर उन्होंने ये कैलकुलेशन किया है अभी किसी को आइडिया नहीं है, एंड इसके लिए कई सारी कंट्रीज इसका विरोध भी कर रही हैं कि किस बेसिस पर उन्होंने जो है ये 52% या फिर अदर पर किस बेसिस पर ये कैलकुलेशन किया है, क्योंकि उनका मानना है कि चाइना 67% का जो है इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है यूएस में जो होता है, एंड इंडिया 52%। तो इसके लिए कई सारी कंट्रीज विरोध भी कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने तो ऐसी जगह पर भी टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया है जहां पर लोग ही नहीं रहते, जहां पर बर्फ से ढकी हुई एक कंट्री है एंड वहां पर पेंगुइन्स रहते हैं, तो वहां पर भी उन्होंने टैरिफ का अनाउंसमेंट दिया है। तो ये सारी चीजें लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, एंड इसके अगेंस्ट जो है कई कंट्रीज विरोध में ही भी आई हैं, जैसे कि चाइना पर अनएक्सपेक्टेड टैरिफ लगाया गया है। चाइना से उनका मानना है कि 67% चाइना इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, सो उन्होंने बदले में 34% सबसे ज्यादा चाइना पर लगाया है। एंड ये कैलकुलेशन देखा जाए तो ये 34% का ही नहीं है, ऑल ओवर चाइना पर 54% का टैरिफ इंपोर्ट किया गया है, क्योंकि 20% ऑलरेडी पहले ही लगा दिया गया था एंड उसके बाद 34%, तो ये 54% लगाया गया है। हालांकि इंडिया पर 26% है। उम्मीद थी कि फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर, आयरन एंड स्टील, इस तरीके से जिन जिन का एक्सपोर्ट्स डिपेंडेंसी ज्यादा है उन पर असर ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन फार्मा पर राहत देखने को मिल गई है। फार्मा पर उम्मीद था कि 35% तक लगाया जा सकता है, क्योंकि फार्मा की डिपेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि फार्मा सेक्टर जो है यूएस रेवेन्यू की डिपेंडेंसी उसकी करीब 40 से 70% है, यानी कि टोटल जितना एक्सपोर्ट होता है इंडिया से 11% फार्मा का उसमें हिस्सा रहता है, यानी कि फार्मा सेक्टर की डिपेंडेंसी ज्यादा है। तो लेकिन फार्मा पर यहाँ पर राहत हमें जो है देखने को मिली है। वहीं ऑटो सेक्टर की बात करें तो 25% का टैरिफ लगाया गया है, क्योंकि ऑटो कंपोनेंट्स की जो है डिपेंडेंसी नॉर्थ यूएस से ज्यादा है, क्योंकि हम पावर ट्रेन पार्ट्स, ट्रांसमिशंस, इंजन एंड इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो भी होते हैं इन सब की जो है सप्लाई करते हैं, जो कि करीब 40% की 40 to 45% की डिपेंडेंसी है। जिसमें देखा जाए तो टाटा मोटर्स 33% डिपेंडेंसी रखती है, क्योंकि जेएलआर वॉल्यूम ज्यादा है। वहीं पर मदरसन सुमी 20 से 40% डिपेंडेंसी है, क्योंकि वो अपने पार्ट्स कनाडा, मैक्सिको जैसी कंट्रीज को भेजती है, जहां से उनकी कमाई जो है नॉर्थ यूएस से ज्यादा होती है। तो इस तरीके से वो कनेक्टेड है। सोना बीएलडब्ल्यू की डिपेंडेंसी पार्ट्स कंपोनेंट्स के लिए 40 to 45% की है। वैसे ही केमिकल सेक्टर की डिपेंडेंसी 20 to 40% की है। टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी अपनी रखती है, जो कि है करीब 40 से 70% तक की, जिसमें ट्राइडेंट जैसी कंपनीज तो 40%, वेलस्पून इंडिया 60% डिपेंडेंसी रखती है। हालांकि फार्मा सेक्टर पे राहत मिली है, अदरवाइज बाकी चीजों पर टैरिफ लगाई गई है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से उम्मीद था कि बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वैसा नहीं हुआ है, एंड मार्केट ने इसको पॉजिटिवली ही लिया है। मार्केट ने बहुत ज्यादा अपना रिएक्ट नहीं किया है निफ्टी सेंसेक्स की बात करें तो, क्योंकि एक आपने वीडियो अगर लगातार देखते हैं तो आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया भी था कि अपना मार्केट ऐसा है कि जब इसमें रैली आती है तो नेगेटिव से नेगेटिव चीजों को भी वो अवॉइड करके ऊपर ही जाता है। लेकिन अगर मार्केट में करेक्शंस या क्रैश के मूड में है, वो लगातार गिर रहा है, तो जितना मर्जी पॉजिटिव उसको सिग्नल्स भी मिलते हैं, फिर भी वो गिरने के ही मूड में रहता है। यानी कि ऑल ओवर जो है मार्केट अगर दिखा रहा है कि वो अपना बुल रैली दिखाएगा, तो नेगेटिव चीजों को भी वो अवॉइड कर देता है। तो वही चीज हमें देखने को मिली है, एंड इसका मेन रीजन पता है क्या है? अपने मार्केट में पिछले 6 महीने से लगातार गिरावट देखने को मिली है। तो ऑलरेडी इतने करेक्ट हो चुके हैं, इतने करेक्शन आ चुका है कि अब इससे नीचे करेक्शन किसी को उम्मीद नहीं थी, और क्या ही कोई बिकवाली करेगा या जो भी। हाँ, बिकवाली की बात है तो इस डर से कि टैरिफ का इम्पैक्ट क्या रहेगा, एफआईआईज ने हालांकि 2 दिन में 10,000 करोड़ की बिकवाली जरूरी कर ली है, एंड वहीं पर अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी कुछ बिकवाली करी थी कि क्या रहेगा इम्पैक्ट, क्या नहीं रहेगा उस हिसाब से। लेकिन आपको बता दूं कि वहीं पर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है, कुछ एनालिस्ट का ये मानना है कि मार्केट में मे भी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, थोड़ा करेक्शंस भी आ सकता है। किस बेसिस पर? क्योंकि टेक्निकल्स थोड़े वीक नजर आ रहे हैं, तो मैं आपको चार्ट के अकॉर्डिंग समझाती हूँ। इसके अलावा आने वाले टाइम में रिसेशन भी आ सकता है इस टैरिफ की वजह से। क्यों, वो भी मैं डिस्कशन करने वाली हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं ये रिसेशन की खबर कहां से आ रही है। तो देखिए, प्रॉब्लम ये है कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये तीनों मिलकर इन्होंने जो है प्लान किया है कि हम इसका रिवेंज लेंगे यूएस से। वो तीनों मिल चुके हैं ऑलरेडी। उनका कहना है कि अगर वो रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जवाबी टैरिफ लगा रहे हैं तो हम और लगाएंगे, यानी कि वो एक तरीके से ट्रेड वॉर का इंडिकेशन दे रहे हैं, जिसका डर है। अब ये चीजें अगर बढ़ती हैं तो और ज्यादा प्रॉब्लम आगे हो सकती है। देखिए, क्योंकि अगर ये बदले में वो उन पर और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे, फिर वो उसके बदले में और लगाएंगे, तो ये चीजें अगर ऐसे ही चलती रहती हैं तो प्रॉब्लम किसको होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगी। एंड ये इन्फ्लेशन सिर्फ यूएस या फिर चाइना तक ऐसे ही सीमित नहीं रहेगा, ये इन्फ्लेशन एक तरीके से ग्लोबली
बढ़ सकती है, जिसको ग्लोबल रिसेशन कंसर्न कहा जा रहा है। एंड रही बात यूएस में टैरिफ लगाने की, तो कई वीडियो में डिस्कशन मैंने ऑलरेडी किया है कि यूएस में जो टैरिफ लगाया गया है उसे खुद यूएस को काफी प्रॉब्लम हो रही है। एंड ऑलरेडी इसी वजह से एशियन मार्केट भी करेक्ट हुए हैं एंड यूएस मार्केट ऑलरेडी पिछले काफी टाइम से करेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि वहां की पब्लिक को 100 रुपीज की चीज अब 126 रुपीज में खरीदनी पड़ेगी, वो 26 रुपीज पे करेंगे। हालांकि वो 26 रुपीज गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, यूएस गवर्नमेंट के पास, जिससे कि यूएस गवर्नमेंट को पता है आपको इस टैरिफ से कितना फायदा होने वाला है। यूएस गवर्नमेंट का ऐसा मानना है उनके कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग कि इस टैरिफ से हर साल वो $7 बिलियन तक की जो है अर्निंग कर सकते हैं। एंड इससे उनका मानना है वो वहां के लोगों को छूट वगैरह देंगे। हालांकि लेकिन लोगों को तो पे करना पड़ेगा ना इतना, तो इस वजह से वहां पर ये महंगाई दर, रिसेशन, इन सब का कंसर्न बढ़ रहा है। एंड अगर चाइना, साउथ कोरिया, जापान मिलकर ये चीजें अगर इसको और बढ़ाते हैं तो ये चीजें ग्लोबली लेवल पर प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। हालांकि इंडिया के लिए बता दूं कि उन्होंने कुछ रियायत, कुछ छूट देने की भी अभी बात चली है, जो कि देखना है कि अपनी गवर्नमेंट किस तरीके से इसका जो है बैलेंस करती है, उस हिसाब से मे भी हमें शायद और भी छूट मिल सके। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम है कि अगर ये ऐसे ही टैरिफ का जो प्रॉब्लम है चलता रहा तो रिसेशन आने वाले टाइम, अभी की बात नहीं हो रही है, कि आने वाले टाइम में हो सकता है। एंड अपने इंडियन मार्केट की बात करूं तो पॉजिटिव रिएक्शन इसलिए भी है कि उम्मीद है कि अपने Q4 अर्निंग्स बेटर आएंगे। एंड अपनी डिपेंडेंसी फिलहाल टोटली Q4 अर्निंग्स पर ही जुड़ी हुई है, लेकिन तब तक हमें वॉलेटिलिटी तो शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगी। अब चलिए हम बात कर लेते थोड़ी निफ्टी की, समझिए कि मार्केट कैसे रेट कर रहा है। सो देखिए निफ्टी का चार्ट है एंड कुछ लोग इसको पॉजिटिव भी ले रहे हैं एंड कुछ लोग इसको नेगेटिव भी ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रीन लाइन है अपनी, ये है हमारी 50 डे मूविंग एवरेज एंड ये जो रेड लाइन है ये है 200 डे मूविंग एवरेज। एंड यहाँ पर डेली चार्ट है, मैंने जो है निफ्टी का ओपन किया है। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफी अच्छा जो है एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिला था मार्केट में भी रिसेंटली। ट्रेंड लाइन का काफी अच्छा ब्रेकआउट मिला था हमें निफ्टी में, एंड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें मिला था तो 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ था, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देन उसके बाद जो रेड वाला है 200 डे मूविंग एवरेज है, देन उसके बाद 200 डे मूविंग एवरेज भी क्रॉस हुआ था। माना जाता है कि अगर 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करे एंड ऊपर से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो तो हमें जो है काफी अच्छा लेवल देखने को मिल जाता है। एंड अगर 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करती है अकॉर्डिंग टू द चार्ट तो 200 डे मूविंग एवरेज को जो है सस्टेन करने की कैपेबिलिटीज दिखती है। एंड अगर 200 डे मूविंग एवरेज सस्टेन कर जाती है तो हमें जो है आने वाले टाइम में एक अच्छी रैली एंड बुल एक्सपेक्टेशंस होता है। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि जब भी अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो ये इसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ मान सकते हैं या फिर एक पॉजिटिव भी मान सकते हैं कि वो जरूरी ही होता है, 99% चांसेस होता है कि ब्रेकआउट के बाद हमें एक रीटेस्ट देखने को मिले, ठीक है। एंड वो रीटेस्ट कहां तक होता है, सेम वही ट्रेंड लाइन तक ही होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक हर्डल बनाने की कोशिश की, देन उसके बाद जो 200 डे मूविंग एवरेज था इसका सपोर्ट लिया गया जो कि 23,400 के समथिंग लेवल था। एंड वही अगर ये 500 तक सस्टेन कर जाती तो मे बी ये यहीं से रिवर्सल हो सकता था। लेकिन देखिए 200 लेवल जो है 200 डे मूविंग एवरेज सस्टेन नहीं हुआ एंड ये कहाँ आ गया है 50 डे मूविंग एवरेज तक। ये ग्रीन वाले के पास ही आसपास ट्रेड करिए, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी 200 डे मूविंग एवरेज तक ही है, लेकिन मेजर सपोर्ट अपना कहाँ है, ट्रेंड लाइन तक का, ठीक है, ट्रेंड लाइन तक का, जो कि आई थिंक 23,130 इस तरीके से कुछ लेवल्स हैं। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक हम पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखेंगे एंड ये ब्रेकआउट का यानी कि रिटेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो अगेन रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस टेक्निकल्स का है, लेकिन कुछ एनालिस्ट का मानना है कि टेक्निकल्स वीक भी हो सकते हैं। क्यों? अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज, देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के तो ऑलरेडी नीचे आ चुकी है, लेकिन अगर 50 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक करती है तो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है एंड 23,900 के नीचे अगर आता है तो ये हमें जो है प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल चार्ट व्यूज ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि हमें भले ही थोड़ी वॉलेटिलिटी मिलेगी लेकिन अपना मार्केट रिवर्स करने की कैपेबिलिटीज रख रहा है। हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस है 23,500, उसके बाद में भी हम पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस अच्छा रख सकेंगे। एंड रही बात टाटा मोटर्स की, जैसे कि ऑटो सेक्टर पर जो है इस टाइम 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है एंड टाटा मोटर्स जिसमें 33% डिपेंडेंसी रखती है अपने जेएलआर वॉल्यूम से, क्योंकि जेएलआर बिजनेस इसका नॉर्थ यूएस से ज्यादा चलता है तो वहां से रेवेन्यू डिपेंडेंसी इसकी ज्यादा है, तो टाटा मोटर्स इसलिए इंपैक्ट कर रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखिए नहीं भी मिला है क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुकी है, अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये है हमारा 50 डे मूविंग एवरेज एंड ये है हमारा रेड वाला 200 मूविंग एवरेज। तो अगर आप ध्यान देख पा रहे होंगे तो वीकली चार्ट पर ये जो है 200 डे मूविंग एवरेज को काफी अच्छा सपोर्ट कर रही है टाटा मोटर्स इस टाइम। सो यहाँ से सपोर्ट अगर ले रही है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ये है हमारा 50 डे मूविंग एवरेज। तो जब तक इनके बीच में
मूव कर रही है, तब तक एक हम बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। यहाँ पर एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न भी हमें जो है डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, तो ये अभी कंप्लीट करने के पोटेंशियल्स हो सकती है, जो कि लेवल हमारा 800 में भी हो सकता है। उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट करेगी, यानी 50 डे मूविंग एवरेज सस्टेन करके ब्रेक करेगी, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद टाटा मोटर्स यहाँ से बेहतर रिकवरी, बेहतर रिवर्सल दिखा सके। लेकिन हाँ, अगर आपका विजन करीब 1 साल का है, देन इससे आप बहुत ही बेहतरीन एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, ये पूरा डबल बॉटम कंप्लीट होता हुआ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगी कि आज की वीडियो आपके लिए नीडफुल, हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।